गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में, जो सितंबर में जो भी करंट न्यूज में था उनके बारे में। आज जानेंगे विभिन्न योजनाएं, आयोग और जो समितियां थी जो चर्चा में थी। इस तरह ये अपना 8वां लेक्चर है जो कि आरएस प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आज सबसे पहले चर्चा करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, हाल ही में जो अपने पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर। ठीक है, वन इलेक्शन वन नेशन के ऊपर। दोस्तों, इस कमेटी ने कहा है कि जो वन नेशन और वन इलेक्शन है वो एक साथ होने चाहिए, अर्थात एक साथ चुनाव कराने की इन्होंने जो चुनाव कराने की बात थी उसका सुझाव दिया है। इन्होंने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जो राज्य विधानसभा कार्यकाल है इनको 2029 तक बढ़ा देना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात की जाए तो एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र चुनाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में इस खासियत है जो लोकसभा है, राज्य विधानसभा है, नगर पालिका है तथा पंचायत है, इनके आदि के चुनाव है वो एक साथ संपन्न कराए जाने की बात की जाती है। ऐसा होने पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन में मतदान कर सकेंगे। ठीक है गाइस, इस खासियत यह नहीं है कि संपूर्ण देश में एक ही दिन चुनाव संपन्न कराया जाए या एक ही दिन में मतदान हो। दोस्तों, 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 तक राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव थे वो साथ साथ होते थे। लेकिन क्या हुआ, 1968 और 1969 में क्या हुआ, जो अपनी राज्य विधानसभा और 1970 में लोकसभा समय से पहले ही भंग हो गई, जिसके कारण ये जो चक्कर चल रहा था एक साथ चुनाव कराने का वो बाधित हो गया। ठीक है गाइस, 1983 में जो अपने राज्य निर्वाचन आयोग है, सॉरी जो अपना भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसने कहा था कि वापस से जो एक साथ चुनाव है वो कराए जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अपने जो वित्तीय जो नुकसान होता है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जब चुनाव अलग अलग करवाए जाते हैं तो बहुत जो भारीपन आता है उसको कम करने में योगदान मिलेगा। आगे देखते हैं। 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की ने आयुष्मान योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में इलाज की श्रेणी में शामिल किया है। दोस्तों, हाल ही में जो अपनी आयुष्मान भारत योजना है इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, इसमें कुछ प्रावधान ऐड किए गए हैं, जिसमें क्या है कि 70 वर्ष से अधिक की उम्र के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको निःशुल्क इलाज इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही इलाज की यह सीमा प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। कितनी? 5 लाख रुपए तक। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना पीएम जन योजना के तहत गाइस आय और सामाजिक स्थिति की कोई समय सीमा इसमें तय नहीं की गई है। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत गाइस इसमें एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा जो 2 बुजुर्गों के लिए लागू होगा। कितने बुजुर्गों के लिए? 2 के लिए। योजना का लाभ है गाइस वो पारिवारिक देय होगा। जो प्रधानमंत्री जय योजना है, आयुष्मान योजना है, इसकी शुरुआत गाइस 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। इस योजना के तहत लाभार्थी सरकारी और निजी अस्पताल है वहां पर 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकता है। कितने रुपए तक का? 5 लाख रुपए तक का। दोस्तों, भर्ती के बाद 15 दिनों तक इसमें देखभाल का खर्च शामिल है। ठीक है, मान लो रमेश नामक कोई व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो 15 दिनों तक इसका जो इलाज चलता है भर्ती के बाद, वो खर्च इसमें पूरा शामिल है प्रधानमंत्री जय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एनपीएल वात्सल्य योजना के बारे में। दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य योजना है वो जो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, जो कि नाबालिगों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। किनके लिए है? नाबालिगों के लिए यह योजना है। दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य योजना का नियमन है वो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। यह माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो वित्तीय आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए बचत खाता खोलने की अनुमति प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो क्या उद्देश्य है? महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है एनपीएस वात्सल्य योजना का? नाबालिगों को वित्तीय सहायता के ऊपर है। ये नाबालिगों के लिए नई दिल्ली की योजना है। आगे देखते हैं।
यह है पीएम ई ड्राइव स्कीम। दोस्तों 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी कब दी गई? 11 सितंबर को दी गई। इस योजना के तहत गाइस देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए का खर्च करने की बात कही है। ठीक है, इसमें ई टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक, बस आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकार है वो सब्सिडी प्रदान करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम है जिसे 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी गई। फिर आता है मिशन मौसम के बारे में। दोस्तों मिशन मौसम को भी 11 सितंबर को मंजूरी दी गई जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें। इसमें क्या है कि 2 वर्ष के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने दिन की योजना है? ये 2 वर्ष की योजना है जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य है मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है उनकी सटीक जानकारी देना ताकि उनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सके। ठीक है, तो मिशन मौसम के बारे में ध्यान रखना। आगे है आदर्श सौर ग्राम योजना। दोस्तों आदर्श सौर ग्राम योजना के बारे में बात करें तो जो अपना नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है इसने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइस इस योजना के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, देश के जो प्रत्येक जिले हैं वहां पर बनाया जाएगा एक आदर्श सौर ग्राम। इसके लिए मंत्रालय ने 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसकी पात्रता के बारे में बात करें कि आदर्श सौर ग्राम योजना के लिए पात्र कौन है, तो गांव की आबादी है वो 5,000 होनी चाहिए तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए गांव की आबादी है वो 2,000 होनी चाहिए। 5,000 से 2,000। ठीक है, प्रोत्साहन के बारे में बात करें तो प्रत्येक जिले के सर्वाधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले जो विजेता गांव है इनको 1 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आदर्श सौर ग्राम योजना के बारे में। नेक्स्ट है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना। दोस्तों अपने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए ये योजना है जो कि 781 किलोमीटर की यह परियोजना है। इसके लिए भारत सरकार ने जो अपने वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया ऋण सहायता के लिए। तो विश्व बैंक है इसके लिए $500 मिलियन का ऋण प्रोवाइड करवाएगा। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए कितने रुपए का? $500 मिलियन का कौन प्रोवाइड करवाएगा? वर्ल्ड बैंक इसके लिए ऋण देगा। किन किन राज्यों में यह चलाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। लगभग 718 किलोमीटर की यह परियोजना है। आगे है बायो राइड योजना के बारे में। दोस्तों 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार के जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है इन्होंने बायो राइड योजना के लिए 2 योजनाओं को मर्ज किया है। पहली है बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, दूसरी है इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इन दोनों योजनाओं का विलय किया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा और बायो राइड योजना शुरू की गई है 18 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, बायो राइड योजना के तहत 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 9,179 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। कितने दिन की योजना है? ये 5 साल की योजना है जो 2021-22 से 2025-26 तक यह योजना चलाई जाएगी। जिसका उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, साथ ही उनका पोषण करना। राइट, आगे देखते हैं। आगे प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना 2.0 के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। इस अवधि का ध्यान रखना, ये कब तक चलेगी? 2024-25 से 2028-29 तक। ठीक है, ये 3 करोड़ इसमें आवास बनाए जाएंगे। इसमें गाइस 2 करोड़ आवास है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, वहीं 1 करोड़ आवास है वो शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। बजट प्रावधान की बात करें तो इसमें 3,60,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है।
गाइस यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की भी बात की जा रही है। ईडब्ल्यूएस निम्न आय वर्ग में 25 लाख रुपए तक के आवास पर गाइस 4% की सब्सिडी दी जाएगी। इनको 25 लाख रुपए तक का जो आवास है वहां पर 4% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वित्तीय सहायता की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए 1.5 लाख रुपए 1.50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, वो भी प्रति आवास। ठीक है, तो ये अपन ने जाना प्रधानमंत्री जो शहरी आवास योजना है, ग्रामीण शहरी आवास योजना 2.0 के बारे में। ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे देखते हैं। यह 19 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री है अपने अमित शाह, इन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो ध्यान रखना आप श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। इसकी शुरुआत की गई 19 सितंबर को। ठीक है, कब? 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जो श्वेत क्रांति के कार्यक्रम के 4 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करना तथा डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दोस्तों, सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम की भी शुरुआत की गई है। इसकी माइक्रो एटीएम की शुरुआत की गई है शहरी सहकारी समितियों में। एटीएम की तरह ये अपने आप को बैंकों की कोर सिस्टम से जोड़ते हैं ताकि बैंक जाए बगैर बैंकिंग लेन देन किया जा सके। इसके अलावा गाइस सहकारी समितियों ने 67,930 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। ठीक है, माइक्रो एटीएम वास्तव में एक कार्ड स्वाइप मशीन का संशोधन रूप है जिसमें फिंगरप्रिंट भी स्कैन किए, जो फिंगरप्रिंट होता है वो स्कैनर भी इसमें लगा होता है। दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? जो अपना दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये महिलाओं को सशक्त बनाता है क्योंकि दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान होता है। जो पशुपालन में उनका महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए महिलाओं का एक महत्वपूर्ण रोजगार का साधन भी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। ध्यान रखना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कौन है? इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी इंडिया में और पूरे इंडिया में दूध क्रांति ये लेकर आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में अपनी जो विभागीय समितियां हैं जो लगभग 24 है, इनके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति की गई। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय समितियों के बारे में। वित्तीय समितियां 3 हैं, एक तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति। लोक लेखा के अध्यक्ष है, जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष है वो केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। वही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है वो संजय जायसवाल को बनाया गया है और सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है उनके बैजयंत पांडा को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। विभागीय संबंधी जो स्थायी समिति है इनके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो विदेशी मामलों की जो स्थायी समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया शशि थरूर को। कृषि संबंधी समिति के अध्यक्ष है वो चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। ग्रामीण विकास समिति का अध्यक्ष है वो सप्तगिरी शंकर को और शिक्षा संबंधी जो समिति है इसके अध्यक्ष है दिव्यंगित सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, संसद में विभागीय समितियों के बारे में बात करें तो कुल 24 विभागीय समितियां हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा में ये दोनों डिवाइड है 24 समितियां। लोकसभा में टोटल 16 समितियां हैं और राज्यसभा में टोटल 8 समितियां हैं। इन समितियों के लगभग 31 अध्यक्ष होते हैं जिनमें लोकसभा के 21 होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 24 समितियां, लोकसभा की 16 समितियां हैं और राज्यसभा की 8 है। टोटल सदस्य होते हैं 21 समितियों में, जिसमें से 21 सदस्य होते हैं वो लोकसभा के और 10 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इस तरह अपन ने लोकसभा जो समितियां होती हैं इनके बारे में जाना। तो गाइज, आज अपन ने चर्चा की जो विभिन्न आयोग, समितियां और जो योजनाएं थी उनके बारे में। अब कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स के एक नए लेक्चर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।